8 बजे नाइट शिफ्ट का कॉमरेड्स भी है और आप लोग को भी घर जाना है। पूरा दिन काम करके आप लोग इधर आ चुका, इसलिए विदाउट एनी फॉर्मेलिटी मंच पर उपस्थित सभी नेतागण और आप सभी कॉमरेड्स, सबसे पहले आप सबको नया साल का मुबारक। और अभी तो वर्ष कमेटी चुनाव हुआ रिसेंटली, उस वर्ष कमेटी चुनाव में आप लोग सब मिलके मेजॉरिटी सीट जीत गया। उसके लिए हम एआईडीएफ की तरफ से आप सभी को अभिनंदन करता हूं। आप सबको हमारा लाभ है। आज ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मेडक सिविलियन एम्प्लॉयज यूनियन इस प्रोग्राम को अरेंज किया। इसमें हम केवल 3 विषय के बारे में एक 30-40 मिनट का अंदर एक छोटा रिपोर्ट आपके सामने रखेंगे। बाद में फिर तब टाइम मिलेगा, विस्तार में ये सभी विषय का ऊपर चर्चा हो जाएगा। अभी सबसे मेजर इश्यू है आप लोगों के सामने, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री एम्प्लॉयज का भविष्य क्या है। अभी सितंबर 30 तारीख 5 साल डीम्ड डेपुटेशन खत्म होने वाला है। सितंबर का बाद व्हाट इज अवर फ्यूचर, एम्प्लॉयज का स्टेटस क्या रहेगा, ये मेजर सवाल है हम लोग के सामने। आप सबको मालूम है ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन सरकार का कॉर्पोरेटाइजेशन का नीति का खिलाफ में मद्रास हाईकोर्ट में रिट पिटीशन दाखिल किया। उस रिट पिटीशन का वजह से आज ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का सभी कर्मचारी सुरक्षित है। यह ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन का कोर्ट केस का वजह से। उस रिट पिटीशन में हमने 2 चीज को चैलेंज किया। एआईडीएफ का अध्यक्ष कॉमरेड एस.एन. पाठक और एआईडीएफ का जनरल सेक्रेटरी कॉमरेड श्री कुमार, उनका नाम पर इस कोर्ट केस। 2 विषय को हम लोगों ने चैलेंज किया। एक तो ये कॉर्पोरेटाइजेशन का डिसीजन है, ये गलत है। 5 पूर्व रक्षा मंत्री ने जॉर्ज फर्नांडिस साहब, जसवंत सिंह, प्रणब मुखर्जी साहब, उसका बाद ए.के. एंटनी साहब और मनोहर पर्रिकर साहब, ये 5 मिनिस्टर ने फेडरेशन को राइटिंग में कमिटमेंट दिया हम ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को कॉर्पोरेटाइज नहीं करें। लेकिन उस रिटर्न एश्योरेंस का खिलाफ में कैबिनेट कोविड-19 का परिस्थिति को यूज करके पूरा देश लॉकडाउन में, पूरा जनता डर के मार के हम रहेगा, कोविड-19 का पैंडेमिक हमको अटैक करेगा, उस वायरस हमको अटैक करेगा, उस फियर में हम लोग सब घर में बैठने का समय निर्मला सीतारामन जी टीवी चैनल में आके अनाउंस किया कोविड-19 का पैकेज का नाम पर हम ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को 7 टुकड़ा कर रहा है। तो उसको हम लोग ने चैलेंज किया मद्रास हाईकोर्ट। दूसरा हम लोग ने चैलेंज किया, हम सरकार कर्मचारी हैं, हम सरकार में काम करने के लिए नौकरी में आए। हमसे बहुत कर्मचारी इधर आने का पहले पब्लिक सेक्टर में ही काम कर रहा था। हमारा बहुत कर्मचारी विदेश में काम कर रहा था। हमारा बहुत कर्मचारी स्टेट गवर्नमेंट में काम कर रहा था।
हमारा बहुत कर्मचारी बैंक्स में, नेशनलाइज्ड बैंक्स में काम कर रहा था, लेकिन वो सब काम हम रिजाइन करके देश का सेवा करने के लिए, देश का सुरक्षा का डिपार्टमेंट में काम करने के लिए हम इधर आए। ये हमारा अपॉइंटमेंट ऑर्डर है। इस अपॉइंटमेंट ऑर्डर में किधर भी लिखा है 5 साल का बाद, 10 साल का बाद, 15 साल का बाद, 20 साल का बाद हम आपको कॉर्पोरेशन का कर्मचारी बनेगा, ऐसा हमारा अपॉइंटमेंट में किधर भी लिखा है। What is an appointment order? Appointment order is a contract between me as an employee and the President of India. President of India के नाते जनरल मैनेजर ने हमको एक अपॉइंटमेंट ऑर्डर किया, ये कंडीशन में हम आपको नौकरी दे रहा हूं, आपको मंजूर है तो आप ज्वाइन करें। दैट इज ए कॉन्ट्रैक्ट। उसमें आप घर पे जाने के बाद थोड़ा देखो, आपका अपॉइंटमेंट ऑर्डर अलग अलग कंडीशन है, उस कंडीशंस को एक्सेप्ट करके हम नौकरी में आए। लेकिन उस कंडीशन में किधर भी लिखा है आपको हम कभी भी पब्लिक सेक्टर का कर्मचारी बनेगा करके किधर भी लिखा है नहीं। तो हमको कैसे कंपनी का कर्मचारी बनेगा? हमको कैसे 2 साल के लिए डीम्ड डेपुटेशन में रखेगा? उस समय 2 साल के लिए डीम्ड डेपुटेशन था। सो ये दोनों विषय हम लोग ने चैलेंज किया। सरकार ने क्या किया? सरकार ने पहले बोला हाँ ये तो सच है, 5 रक्षा मंत्री ने राइटिंग में कमिटमेंट दिया इनको, लेकिन वो उस समय का सरकार था, अभी हम नया सरकार। इस देश को चलाने के लिए इस देश का जनता हमको पार्लियामेंट में पूरा मैंडेट दे दिया, तो हम डिसाइड करेगा। तो उसमें पुराना मिनिस्टर का कमिटमेंट में हमको कोई लेना देना नहीं। We have been given mandate by the people of the country, so we will decide whether ordnance factory सरकार में रहेगा, कॉर्पोरेटाइज करेगा, प्राइवेटाइज करेगा, वो हमारा अधिकार। उस अधिकार को चैलेंज करने का इस एआईडीएफ को कोई अधिकार नहीं। उसके लिए उन्होंने कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट स्पीड कोर्ट की, सरकार का पॉलिसी डिसीजंस में कोर्ट को इंटरफियर नहीं करना। तो ये सरकार का पॉलिसी डिसीजन है, तो कोर्ट इसमें इंटरफियर नहीं करना। पर दूसरा जज ने उनको सवाल, ठीक है अब सरकार बदल हो गया, अब पॉलिसी बदल कर रहा है, लेकिन ये एम्प्लॉइज है ना, ये एम्प्लॉइज तो देश के संविधान का आर्टिकल 309 का अनुसार भर्ती में आए, उनको आप कैसे जबरदस्ती कोई पब्लिक सेक्टर का कर्मचारी कर सकता है? उन्होंने अपॉइंटमेंट ऑर्डर कोर्ट में प्रोड्यूस किया, उस अपॉइंटमेंट ऑर्डर में किधर भी नहीं हम उनको कंपनी का कर्मचारी बनेगा करके। तो उसको सरकार का पोजीशन क्या है, ये कोर्ट का सवाल है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सरकार की तरफ से अपीयर किया, उन्होंने बताया साहब इस सवाल को जवाब हम सरकार से कंसल्ट करके फिर आपको बताएं। जज ने बोला ठीक है बताओ। तो उसके बाद सरकार ने समझ में आ गया जज का मन में क्या है, कोर्ट का मन में क्या है। इस विषय में तो एम्प्लॉइज का फेवर में ही कुछ आने का संभावना है, तो इसीलिए कोर्ट में हमको ये कमिटमेंट देना पड़ेगा करके सरकार ने डिसाइड किया।
सरकार ने आके काउंटर अफिडेविट हाई कोर्ट में दाखिल किया। उस काउंटर अफिडेविट में उन्होंने लिखा है हम इनको जबरदस्ती कंपनी का कर्मचारी नहीं बने। उनको इच्छा है तो वो कॉर्पोरेशन में कंपनी में जा सकता है, उनको इच्छा नहीं तो इसी कॉर्पोरेशंस में, ये सातों कंपनीज में ऐसे सरकार कर्मचारी वो रह सकता है। ये तो एडीएफ का बहुत बड़ा विक्ट्री है कांग्रेस। इसका वजह से आज टॉप टू बॉटम सभी 59,000 कर्मचारी आज का डेट ये 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और डायरेक्टरेट फील्ड यूनिट सब जगह पे काम कर रहा है। उनका सर्विस प्रोटेक्ट किया या ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज प्रोटेक्शन का प्रोसेस। जज भी उनका जजमेंट में जज ने क्लियरली बताया, कॉर्पोरेट टैक्सेशन का मैटर में उन्होंने बताया कि सरकार का पॉलिसी में हम इंटरफेयर नहीं करेगा। ठीक है, पुराना मिनिस्टर लोग ने कुछ आश्वासन दिया, लेकिन अभी नया सरकार आ गया, उनका डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का अनुसार हम इंटरफेयर नहीं कर सकते। लेकिन सरकार कोर्ट में अफिडेविट दाखिल किया, उनको जबरदस्ती हम कंपनी कर्मचारी नहीं बनेगा। उनको ऑप्शन है, उनका मन में इच्छा है तो वो कंपनी में जा सकता है, नहीं तो इसी कंपनी में ऐसे सरकार कर्मचारी वो डीम्ड डिपुटेशन में रह सकता है। जजमेंट दे दिया। अभी एक साल एक्शन किया, फिर एक साल एक्शन किया, तो सरकार को अभी कुछ ना कुछ तो डिसाइड करना है। इसीलिए उन्होंने ये सातों कंपनी का सीएमडी को बताया अब्सॉर्प्शन पैकेज बनाओ। इधर जॉब राजीनामा करके आपका कंपनी में अब्सॉर्प्शन के लिए कोई कर्मचारी ऑप्शन देगा तो उनको क्या पैकेज देगा, उनको क्या तनख्वाह देगा, उनको कितना डीए देगा, उनको कितना हाउस रेंट अलाउंस देगा, प्रमोशन पॉलिसी क्या है, ये सब आप पॉलिसी बनाओ। तो उन्होंने कुछ बनाया। उसका बाद सभी को इन्वेंट, कितना भी रिकॉग्नाइज्ड फेडरेशन है, एसोसिएशन है, इन सबको मीटिंग के लिए अब्सॉर्प्शन पैकेज डिस्कस करने के लिए सरकार ने 7 सीएम को डायरेक्शन दिया। 6 मीटिंग रखा, देहरादून में एक मीटिंग, उसका बाद कानपुर में मीटिंग, कलकत्ता में मीटिंग, जबलपुर में मीटिंग, पूना में मीटिंग, अंतिम में आवड़ी में मीटिंग। अब्सॉर्प्शन पैकेज, हिस्टोरिकल यूनिटी। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में कभी अकेला मेजॉरिटी का समय एडीएफ अकेला लड़ाई करता है, संघर्ष करता है, स्ट्राइक करता है, सब करता है। कभी आईडीडब्ल्यूएफ साथ में रहता है, कभी बीपीएमएस साथ में रहता है। कॉर्पोरेशन का विषय में सीडीआरए भी हम लोग के साथ 5 दिन का हड़ताल में था, लेकिन आईओएफएस ऑफिसर एसोसिएशन कभी भी हम लोग के साथ कोई जॉइंट चिट्ठी साइन करने का, नहीं तो कोई जॉइंट प्रोग्राम करने का कभी फ्रंट लाइन में नहीं आता। हर ग्रुप या ऑफिसर्स उनका कॉन्टेक्ट अलग है। जनरली कभी आपको बोलता है हम हमारा मॉरल सपोर्ट आपको देंगे, लेकिन हम ओपन फील्ड में नहीं आ सकता है, हम लोग ऑफिसर्स है, तो बोलता है। लेकिन इस कॉर्पोरेटाइजेशन और
अब्सॉर्प्शन का विषय में सभी लोग एक प्लेटफॉर्म में आए, इंक्लूडिंग इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विस ऑफिसर्स एसोसिएशन। आइडिया तो है, IDWF भी बोला, इवन तो उन्होंने उनका अध्यक्ष 16 जुलाई 2021 में रक्षा मंत्री का सामने कॉर्पोरेटाइजेशन को सपोर्ट किया, लेकिन अभी इस आंदोलन में हम लोग डिसाइड किया IDWF को भी अपील करें, तो उनको भी अपील किया। आपको मालूम है 2 एसोसिएशन है, वो सिड्रा का पार्ट नहीं है, एक NDGSA है, एक NDGOE है, JWM एसोसिएशन एंड चार्टर्ड एसोसिएशन। उनको भी हम लोगों ने अपील किया इस विषय में सब एक मंच में आना, एवरीबॉडी शुड कम टुगेदर, सबका ऊपर ये अटैक हो रहा है। तो UFOE फॉर्म हो गया, यूनाइटेड फोरम ऑफ ऑर्डिनेंस एम्प्लॉयज, उसमें सभी लोग इकट्ठा हो गया, हम लोग आपस में मीटिंग किया, डिस्कस किया, तो ये निर्णय हुआ हम लोग का डिमांड क्या है। सरकार ने हाईकोर्ट में क्या आश्वासन दिया, आवर डिमांड इज वेरी क्लियर, हम इस 7 कंपनी का कर्मचारी नहीं बने। I am recruited as a government employee, central government employee, defense civilian employee. I can retire as a central government employee, defense civilian employee. 10 रुपया कम होने दो, पब्लिक सेक्टर में क्या अब्सॉर्प्शन पैकेज है उसमें आपको 1000 रुपया कम होने दो, 2000 रुपया कम होने दो, हम उस कंपनी में नहीं जाएंगे। कंपनी में काम करने के लिए आप इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में नहीं आया, तो इसीलिए अब्सॉर्प्शन पैकेज का मीटिंग में हम लोग को जाने का जरूरत नहीं। सभी ऑर्गेनाइजेशंस का प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी सभी लोग दस्तखत करके सेक्रेटरी को और 7 CMD को इन्फॉर्म किया, आपका अब्सॉर्प्शन पैकेज का कोई भी मीटिंग में हम लोग नहीं आए। फिर भी उन लोग मीटिंग बुलाया, मीटिंग बुलाने के बाद अलग अलग CMD ने सबको टेलीफोन से बात किया, आप लोग आ जाओ, उधर आके आपका विचार बोलो, आप लोग क्यों मीटिंग बाइकआउट कर रहा है, ये सब अलग अलग नेता लोग से CMD लोग, डायरेक्टर्स लोग बात की, लेकिन सभी लोग एक ही वॉइस में बोल दिया अब्सॉर्प्शन पैकेज हमारा डिमांड ही नहीं। क्यों आएंगे? अरे बाबा हमारा डिमांड ही नहीं ना अब्सॉर्प्शन पैकेज, हमारा डिमांड क्या है आपको राइटिंग में दिया, आपने कोर्ट में कमिटमेंट किया, हम रिटायरमेंट तक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय स्टेटस में, डिफेंस सिविलियन एम्प्लॉयज का स्टेटस में, इस 7 कंपनी में हम किधर है उधर हम काम करेगा करके आपको एक प्रसार भारती को आपने कैसे नोटिफिकेशन इश्यू किया, उसी तरीके से हमको नोटिफिकेशन इश्यू कर, उसके लिए मीटिंग बुलाओ टू डिस्कस अबाउट द मोडालिटीज ऑफ रिमेनिंग एज सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, डिफेंस सिविलियन एम्प्लॉयज टिल रिटायरमेंट, उसके लिए मीटिंग बुलाओ, हम लोग आए। अब्सॉर्प्शन पैकेज के लिए नहीं, 3 मीटिंग उन लोग ने किया, देहरादून का मीटिंग कोई नहीं गया, पूरा ऑफिसर लोग बैठा था, ऑर्गेनाइजेशंस का एक भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, वो फेल हो गए। उसका बाद फिर कानपुर में मीटिंग बुलाया, उधर भी कोई नहीं गया, फिर तीसरा मीटिंग बुलाया कोलकाता में, फैक्ट्री काशीपुर में, उधर भी कोई नहीं गया, तो फिर अभी क्या करें? उसका बाद फिर सरकार का पास कोई ऑप्शन नहीं है,
सरकार ने ये निर्णय लिया। अभी 3 मीटिंग में इन लोग कोई नहीं आया, बाकी 3 मीटिंग करने का कोई जरूरत नहीं। ये अब्सॉर्प्शन पैकेज मीटिंग को डिसबैंड करो। ये आपका यूनिटी का, एकता का बहुत बड़ा सक्सेस है कांग्रेस। एक रिकॉर्ड है ऑर्डिनेंस प्रैक्टिस का। इतना ही लोग प्रयास करने के बाद एम्प्लॉइज की तरफ से एक भी रिप्रेजेंटेटिव उनका अब्सॉर्प्शन पैकेज मीटिंग के लिए नहीं गया। दिस इज अ हिस्ट्री, दिस इज अ रिकॉर्ड एंड दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पब्लिक ट्रस्ट यूनिटी। ठीक है, नाउ व्हाट द गवर्नमेंट विल डू? आपके पास अभी क्या ऑप्शन? सितंबर तो जल्दी आएगा। अभी हम लोगों को खबर मिला, सरकार, आपको मालूम है, कैबिनेट का अधिकार एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को डेलीगेट कर। राजनाथ सिंह साहब का चेयरमैनशिप है, राजनाथ सिंह है, अमित शाह जी है, निर्मला सीतारामन जी है, सीओपीएटी का मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जी है, लेबर मिनिस्टर है, लॉ मिनिस्टर है, इन लोग सब है। तो उस डिपार्टमेंट्स का सेक्रेटरीज का, कैबिनेट सेक्रेटरी का नेतृत्व में ये कमेटी बनाने का नोटिस अभी चल रहा। तो खबर मिलने के बाद हम लोग कैबिनेट सेक्रेटरी को भी चिट्ठी दिया, कारण वन साइड स्टेटमेंट इशू करेगा सरकार की तरफ से, हम लोग को मालूम है। हमने बुलाया, इन्होंने नहीं आया, ऐसा ही सरकार को इन्फॉर्म करें। लेकिन आप लोग क्यों नहीं गया? वो तो हमारा तरफ का वर्षन कैबिनेट सेक्रेटरी को और बाकी सेक्रेटरीज को बोलना पड़ेगा ना। इसीलिए कॉमरेड्स, हम लोग ने सभी ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड फोरम ऑफ ऑर्डिनेंस एम्प्लॉइज की तरफ से कैबिनेट सेक्रेटरी और सब सेक्रेटरीज को हम लोग ने पहले ही चिट्ठी दे दिया। ये कारण के लिए हम लोग अब्सॉर्प्शन पैकेज का मीटिंग बॉयकॉट किया। हम मीटिंग के लिए तैयार है। हमारा रिटायरमेंट तक हमको सरकार कर्मचारी में आप कैसे मद्रास हाईकोर्ट में आश्वासन दिया, उसका अनुसार हमारा रिटायरमेंट तक हमको सरकार में रहने का आप मीटिंग बुलाओ, हम लोग आने का तैयार। अभी साथियों, सरकार का पास अभी 2 ऑप्शन है। हमारा कितना नॉलेज है उसका अनुसार, एक तो प्रसार भारती के टाइप में हम लोग को भी रिटायरमेंट तक इसी कंपनी में डीम्ड डेपुटेशन में रिटायरमेंट तक रहने के लिए गेजेट नोटिफिकेशन इश्यू करना है। वो उनके लिए भी अच्छा है, हम लोग के लिए भी अच्छा है। लेकिन अच्छा काम ये सरकार नहीं करता ना, ये नहीं करता, तो फिर वो क्या करेगा? कैसे हाईकोर्ट में बोला ऐसा आपको पास ऑप्शन दे, लेकिन हम लोग सभी एडवांस ऑप्शन फिलअप करके दे दिया। उन्होंने पूछने का पहले ही 59,000 एम्प्लॉइज इंक्लूडिंग आईओएफएस ऑफिसर्स, जेडब्ल्यूएम, शार्पमैन, नॉन इंडस्ट्रियल एम्प्लॉई, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉई, सभी लोग राइटिंग में उनको दे दिया। अब आपका कंपनी में नहीं आएंगे, ठीक है। अभी तो हम लोग ने ऑप्शन दिया, लेकिन वो खुद ऑप्शन पूछेगा तो तब हम लोग सबको कैसे, आप सब मिलके, इट वॉज ओनली एआईडीएफ व्हिच वाज अपोज्ड टू यूपीएस। कौन बाइकआउट किया प्रधानमंत्री का मीटिंग? 50% गारंटी दिए मिलेगा, फैमिली पेंशन मिलेगा, गारंटी पेंशन मिलेगा, सब लोग खुश। लेकिन एआईडीएफ का इसका पीछे का कॉन्स्पिरेसी मालूम, इसीलिए उस मीटिंग में एआईडीएफ को इन्विटेशन था, एआईडीएफ नहीं गया। नॉट ओनली नहीं गया, प्रधानमंत्री को राइटिंग में दिया, व्हाई एआईडीएफ इज बॉयकॉटिंग द मीटिंग ऑफ द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। अभी सबको पता चला 50% आप देगा, थोड़ी ये देगा, लेकिन हमारा 1 करोड़ रुपया आपका है, एक पैसा भी हमको नहीं मिलेगा। हम रिटायरमेंट का समय हमारा सेविंग्स में सरकार का कंट्रीब्यूशन, हमारा कंट्रीब्यूशन, उसका एवरेज 8% रिटर्न रखेगा तो भी एक ऑर्डिनरी वर्कर का अकाउंट में 1 करोड़ रुपया रहेगा।
उस 1 करोड़ रुपया में वो कितना आपको देता है? 10 लाख रुपया देता है, 10%। बाकी 90 लाख ये उसका हाथ में रखेगा, उससे आपको पेंशन देगा। आप मरने के बाद उस पेंशन का 60% आपको वाइफ को देगा, वो भी मरने के बाद 90 लाख और उसका रिटर्न सरकार का खजाने में जाएगा। ये सबको मालूम हो गया। बहुत लोग उसका फेवर में प्रचार किया, यूपीएस का फेवर में। इतना बढ़िया स्कीम यूपीएस है। तो पहले सरकार बोला, क्या बोला? आप एक दफा यूपीएस में घुस गया तो आप फिर वापस एनपीएस में नहीं जा सकते। उसका बाद भी कोई नहीं गया। फिर सरकार का दिमाग में आ गया, उन्होंने फिर एक अमेंडमेंट इश्यू किया, रिटायरमेंट का 1 साल पहले तक आप कभी भी एनपीएस में जा सकता है। उसका बाद भी कोई नहीं गए। अभी पार्लियामेंट, अभी तो डेट भी खत्म, 2 दफा एक्सटेंड किया, नवंबर लास्ट 30 तक 2 दफा एक्सटेंड किया। पार्लियामेंट में अभी जवाब दिया, 26,70,000 एनपीएस कर्मचारी में only 1,22,000 has opted for UPS. इतना बढ़िया स्कीम है, 50% मिलेगा, डीए मिलेगा, फैमिली पेंशन मिलेगा। तो 21 लाख एम्प्लॉइज की उसको बाईपास कर, वो 1,22,000 तो ऑप्शन दिया, आपने बाद में फाइंड आउट किया, उसमें 50% लोग तो एक सर्विस मैन है, इसको ऑलरेडी पुराना पेंशन मिल रहा है, कारण उनको सर्विस कम है। एक सर्विस मैन मैक्सिमम 15 साल काम करता है, मैक्सिमम 45 उम्र में उसका बाद ही नौकरी में आता है। उसको कितना पैसा रहेगा उसका अकाउंट में, इसलिए उन्होंने सोचा मिनिमम 10,000 मिल रहा है तो मिलने दो, तो उन लोगों ने ऑप्शन दिया। उसके बाद कुछ लोग बहुत खुशहाल, हस्बैंड वाइफ दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, दोनों आपस में बात किया, ठीक है 2 स्कीम है, हम दोनों सरकार कर्मचारी है, एक एनपीएस में रहेगा, एक यूपीएस में रहेगा, किसमें क्या बेनिफिट मिलेगा। तो अल्टीमेटली एपीएफ का तो पोजीशन है, ये एनपीएस यूपीएस दोनों खराब है, उसको स्क्रैप करना है, पुराना पेंशन को लेके आना है। वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज मान लिया ना उसको। Is it not a victory for all India Defence Employees Federation? It is only AITF which has protested against it. And the entire central government employees, not only defense, the entire central government employees stood with All India Defence Employees Federation. उस केंद्र सरकार एनपीएस का कर्मचारी को हम रेड सैल्यूट करना चाहते हैं। They have taken a right decision. Similarly, if an option is asked, आपसे कोई ऑप्शन पूछेगा सरकार, हम आपको ये देगा वो देगा, आप हमारे कंपनी में आओ, नहीं जाना, बिकॉज हम ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, समय बहुत हो चुका है। एक ही विषय, जब तक आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है कमरे, फैक्ट्री बंद होगा तो भी आपका नौकरी बचेगा। यू कैनॉट बी थ्रोन आउट ऑफ योर जॉब। आपको अल्टरनेटिव नौकरी सरकार को देना पड़ेगा। इसीलिए सरकार में रहना सेफ्टी। आप सरकार में राजीनामा करके, इधर तो राजीनामा करना ही पड़ेगा, बिना राजीनामा आप उधर नहीं जा सकता। यू हैव टू रिजाइन। आप रिजाइन करके उस कंपनी में जाएगा, उस कंपनी बंद हो गया, आपको नौकरी भी खत्म, बिकॉज देयर इज नो प्रोविजन इन पब्लिक सेक्टर आपको अल्टरनेटिव काम देने का। दैट प्रोविजन इज ओनली इन सेंट्रल गवर्नमेंट। तो व्हाई शुड आई जॉइन द कंपनी? दूसरा, जब तक आप सरकार कर्मचारी है, आपको पुराना पेंशन मांगने का पूरा अधिकार है, बिकॉज ओल्ड पेंशन इज ओनली फॉर
government employees, not for public sector employees. पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉइज को कोई ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं है, नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम नहीं है, वो ओनली सरकार कर्मचारी के लिए। तो आप सरकार में रहेगा, आप फाइट कर सकते हैं, आज नहीं तो कल ओल्ड पेंशन स्कीम वापस आ सकता है। आप लड़ाई करेगा तो संघर्ष करेगा, लेकिन इधर छोड़ के उधर जाएगा तो वो डिमांड भी खत्म हो जाएगा। Therefore, comrades, हम आपको अपील करना चाहता हूं फेडरेशन की तरफ से, एआईडीएफ की तरफ से, बाय द वे सरकार कोई नोटिफिकेशन पब्लिश नहीं करेगा आपको रिटायरमेंट तक सरकार में रहने का, लेकिन वो ऑप्शन पूछेगा तो आप सबको ऑप्शन देना पड़ेगा। आई एम रिक्रूटेड एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉई, आई विल रिटायर एज ए गवर्नमेंट। दूसरा कॉमेंट्स, चार्ट लेबर कोड, उसके बारे में बहुत लोगों को जानकारी नहीं। हम कल हैदराबाद में 2 मीटिंग अटेंड किए, ऐसा ही ट्रेड यूनियन लीडर्स का मीटिंग था। एक्चुअली हमने अभी तक पूरा स्टडी नहीं किया, इतना कॉम्प्लिकेटेड है। 29 लेबर लॉस, 100 साल हमारा देश का इंडियन वर्किंग क्लास ब्रिटिश गवर्नमेंट से लड़ाई करके अचीव किया 29 लेबर लॉस। इसमें सबसे पुराना है ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास हुआ वो कानून इंडियन वर्कर को, उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट का अधिकार, इंडियन वर्कर को ट्रेड यूनियन का अधिकार नहीं था। ट्रेड यूनियन बनेगा तो क्रिमिनल केस होता आपका साथ उस जमाने में। तो वर्किंग क्लास फाइट किया ना, इंडियन वर्कर्स फाइट किया। ब्रिटिश पार्लियामेंट में लेबर पार्टी का व्यक्ति सरकार को ये सवाल पूछा, तुम्हारा ही सरकार है बाबा इंडिया में, तुमने ब्रिटिश का वर्कर को ट्रेड यूनियन का अधिकार बहुत पहले ही दे दिया, लेकिन तुम्हारा ही सरकार है ना इंडिया में, हिंदुस्तान में, उधर का वर्कर को क्यों ट्रेड यूनियन राइट नहीं देगा? ये सब इतना साल ब्रिटिश पार्लियामेंट में डिस्कशन होने के बाद ही ब्रिटिश पार्लियामेंट इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 पास किया। उसमें आपको ट्रेड यूनियन का अधिकार दिया। वो कानून नीति करके खत्म कर दिया मोदी सरकार। फिनिश्ड, देयर इज नो ट्रेड यूनियन एक्ट नाउ, इट इज अबॉलिश्ड बाय द पार्लियामेंट। आजादी का बाद बाबा साहेब अंबेडकर को इंडियन गवर्नमेंट में लेबर मिनिस्टर बनाया। उनको मालूम है वर्कर का क्या तकलीफ है, मैनेजमेंट कैसे वर्कर को ट्रीट करता है, वर्कर को क्या अधिकार, उनको सब मालूम है। उन्होंने बनाया इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। इसमें वर्कर को अधिकार दिया मैनेजमेंट के साथ बैठ के आपका इश्यूज बातचीत करने का, नेगोशिएट करने। बस कमेटी का प्रोविजन रखा उन्होंने, स्ट्राइक का प्रोविजन रखा उसमें। वो आइडिया स्टडी किधर है? Where is that idea? It is finished. Now there is no idea Act 1947 in our country. Third, Factories Act 1948. आज आप लोग केस फाइट करके, हमारा केस तो सुप्रीम कोर्ट में है, अभी कभी भी जजमेंट आने वाला है, उसकी कैलकुलेशन में HRA ट्रांसपोर्ट अलाउंस इंक्लूड होना है करके। वो अधिकार किधर से आए? फैक्ट्रीज एक्ट सेक्शन 59। एक हफ्ते 48 आवर्स का ऊपर आप काम कर रहा है तो, डेली बेसिस में 9 घंटे का ऊपर काम कर रहा है तो, एक घंटे को आपका वेजेस का डबल देना है। उस वेजेस में आपका बेसिक पे और डीए और बाकी अलाउंसेस भी इंक्लूड होना है। लेकिन 2009 में अचानक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक ऑर्डर इश्यू किया, वेजेस का मतलब ओनली बेसिक पे एंड डीए।
एचआरए ट्रांसपोर्ट अलाउंस वेज का पार्ट नहीं है, वो कॉम्पनसेटरी अलाउंस है। सरकार ने आपको क्वार्टर नहीं दिया इसलिए आपको एचआरए दे रहा है, दैट इज कॉम्पनसेटरी। ट्रांसपोर्ट अलाउंस, सरकार ने आपको गाड़ी नहीं दिया इसलिए ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ये दोनों कॉम्पनसेटरी अलाउंस है, ओटी में इंक्लूड नहीं करना करके बंद कर दिया। लेकिन हमारा आवड़ी का एडीएफ यूनियन से इंजन फैक्ट्री, हम लोग मद्रास हाई कोर्ट में केस लड़े, हम जीत गए। आज भी एचपीएफ ओसीएफ में अभी ओटी नहीं है, लेकिन एचपीएफ इंजन फैक्ट्री में कभी कभी ओटी चलता है 51, कभी 54। आज भी उनका ओटी में एचआरए ट्रांसपोर्ट अलाउंस इंक्लूड करके ही दे रहा है, कारण उस मद्रास हाई कोर्ट के जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं किया। उसी का मुताबिक आप लोग कोर्ट में गया, कोर्ट ने बोला अंडरटेकिंग लेके इनको अरियर्स पेमेंट कर। अभी सुप्रीम कोर्ट में केस आर्गुमेंट सब खत्म हो चुका है, जजमेंट रिजर्व है। क्रिसमस वेकेशन आ गया है इसलिए जजमेंट आया नहीं, इस हफ्ते कभी भी जजमेंट आने का संभावना है। मुझे विश्वास है हमारा फेवर में है, लेकिन हमारा फेवर में आने के बाद भी नया लेबर कोड में तो फैक्ट्री एक्ट खत्म करके ओएसएच कोड, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी आजाद कोड बनाया। उसमें स्पष्ट लिखा है भविष्य में ओटी कैलकुलेशन में ओनली बेसिक पे एंड डीए विल बी देयर, नो अदर अलाउंसेस विल बी गिवन। पार्लियामेंट का कानून हो गया, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया, हमको क्या करेंगे भविष्य में? तो फैक्ट्री एक्ट खत्म कर दिया, 12 घंटे तक आप काम कर सकता है, ठीक है, ओटी आपको देगा बेसिक पे डीए का, लेकिन 12 घंटा एक इंडस्ट्री में एक आदमी इस मिशन का साउंड में, इस मिशन का हसाड़ में आप काम करेगा तो 40-45 उम्र में आप खत्म हो जाएगा। 8 घंटे का कुछ कारण है कमरेड, यू कैन वर्क ओनली फॉर 8 आवर्स। 8 घंटा आपको नींद होना चाहिए, ये साइंस है, ये मेडिकल साइंस है, हेल्थ साइंस है। 8 hours you have to sleep and 8 hours you should have with your family. तो ये 24 hours को 3 into 8 क्यों किया? ये बोल रहा 12 घंटे तक फैक्ट्री एक्ट अमेंड कर दे। पुराना फैक्ट्री एक्ट में मैक्सिमम 10 करने का ऊपर आप काम नहीं कर सकते, वो देगा तो भी 10 करना, लेकिन अभी उसको 12 कर दिया। पैसा बड़ा मिलेगा लेकिन आपका हेल्थ, पैसा इज नॉट, मनी अलोन इज नॉट द इश्यू, नो, योर हेल्थ इज आल्सो इंपॉर्टेंट। लेकिन खत्म कर दिया फैक्ट्री सेटिंग सब खत्म। ट्रेड यूनियन हमने बोला ब्रिटिशर का पार्लियामेंट में पास होगी, उसका बाद बाबा साहेब ने संविधान में उसको इंक्लूड किया। आर्टिकल 19 में देश का सभी सिटीजन को ट्रेड यूनियन बनाने का, एसोसिएशन बनाने का पूरा अधिकार। अभी उस ट्रेड यूनियन एक्ट को खत्म करके आईआर कोड बना, उसमें रजिस्ट्रार को इतना पावर दे दिया, रजिस्ट्रार का कोई कंप्लेंट किया, आप ट्रेड यूनियन का आईआर कोड के खिलाफ में कुछ काम कर रहा है, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। उतना पावर अभी लेबर कोड में रजिस्ट्रार को दे। अब रूलिंग पार्टी सब जगह में रजिस्ट्रार को बोलेगा लेबर मिनिस्टर इनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करो, उसके बाद 50 साल आप कोर्ट में फाइट करो। स्ट्राइक को क्रिमिनलाइज, स्ट्राइक तो इन्होंने एड्सा के नाम पर क्रिमिनलाइज किया। हमने तो कॉर्पोरेशन के खिलाफ में हड़ताल का नोटिस दिया, एड्सा बनाया। स्ट्राइक करेगा तो तुमको जेल, 10,000 रुपया फाइन, स्ट्राइक का फेवर में भाषण बोला तो 20,000 रुपया फाइन। उसको एडीएफ ने दिल्ली हाईकोर्ट में चैलेंज किया, उसका बाद सरकार ने उसको विड्रॉ कर दिया, अभी कोई एड्सा नहीं। लेकिन अभी लेबर कोड में इनडायरेक्टली एड्सा को लेके आ चुका है। आप इलीगल स्ट्राइक करेगा, आपको अरेस्ट करके जेल में डालेगा, 1,000 से लेके 1 महीने का बेसिक पे तक आपको फाइन देना पड़ेगा। हो गया इसमें
महिला कर्मचारी को आज फैक्ट्री एक्ट में नाइट शिफ्ट में काम करने का प्रोविजन नहीं है, कारण महिला का सेफ्टी का बहुत बड़ा विषय है। लेकिन अभी फैक्ट्री एक्ट अमल कर दिया, महिला वर्कर उनका इच्छा हम काम करेंगे नाइट शिफ्ट में करके लेटर दिया तो आप उसको नाइट शिफ्ट में डाल सकता है। अब प्राइवेट इंडस्ट्री में सरकार में भी मैनेजमेंट बोलेगा तुमको नाइट शिफ्ट में जाना है, चिट्ठी दे दो, नहीं तो तुमको हम नौकरी से निकालेगा, नहीं तो दूसरा एक्शन तुम्हारा ऊपर होगा। उस पुअर लेडी वर्कर व्हाट शी विल डू। तो ऐसा बहुत विषय है कॉमरेड्स इस IR को। फैक्ट्री इंस्पेक्टर करके एक पावरफुल आदमी है, कोई भी फैक्ट्री एक्ट वायलेट होता है फैक्ट्रीज में, आप सीधा चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज को कंप्लेंट कर सकता, वो आके इंस्पेक्शन करके CGM का ऊपर पनिशमेंट दे सकता है। लेकिन अभी उसका पावर पूरा निकाल दिया, उनका नाम ही खत्म कर दिया। अभी ही विल नॉट बी ए चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्री, उसको रखा है फैसिलिटेटर। फैसिलिटेटर का मतलब क्या है? इधर कोई कानून का वायलेशन कर रहा है, वर्कर को हरासमेंट हो रहा है, वर्कर को टॉयलेट फैसिलिटी नहीं दिया, कैंटीन फैसिलिटी नहीं दिया, पंखा नहीं दिया, ड्रिंकिंग वाटर का प्रोविजन नहीं दिया, आप फैक्ट्री इंस्पेक्टर के पास जाके कंप्लेंट करेगा, वो CGM का ऊपर कोई एक्शन नहीं करेगा। फैसिलिटेट का मतलब क्या? वो आएगा, CGM साहब कानून में उसको कानून पानी देना है, पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर देना है, आपने नहीं दिया, प्लीज उनको पानी दे दो। या फैसिलिटेट फैक्ट्री इंस्पेक्टर का पूरा पावर निकाल। मलेशिया में बोला हिंदुस्तान एक से डेमोक्रेटिक कंट्री है, सब पॉलिटिकल पार्टी उसका ट्रेड यूनियन बना के रखा है। हमारा कैसे AIDF का यूनियन से इंडिपेंडेंट है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का संबंध नहीं है, कोई सेंट्रल ट्रेड यूनियन से एफिलिएटेड है, वी आर इंडिपेंडेंट फेडरेशन, सबको उनका उनका राजनीति है, वो अलग चीज है। लेकिन अभी 51% मेंबरशिप होना चाहिए रिकॉग्निशन के लिए। रेलवे का आज का रिकॉग्निशन रूल में 35% मेंबरशिप में उनको रिकॉग्निशन मिलेगा, मतलब 2 यूनियन का ऊपर, 2 फेडरेशन का ऊपर उधर रिकॉग्निशन नहीं होता है। हमारा डिफेंस मिनिस्ट्री में 15% में रिकॉग्निशन मिलता है, लेकिन अभी पूरा सभी सेंट्रल गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर, स्टेट गवर्नमेंट सबके लिए 51%। अब कितना यूनियन को 51% मिलेगा? तो 51 नहीं मिला तो कोई भी यूनियन को रिकॉग्निशन नहीं है। तो रिकॉग्निशन नहीं तो क्या करेगा? कानून बोल रहा है किसको 20% मिल रहा है उनको नेगोशिएटिंग काउंसिल का एक मेंबर हम देगा, 40% दे तो 2 मेंबर मिलेगा बस। तो 50 का ऊपर है तो फिर तो आप अकेला ही रिकॉग्नाइज करें। बस कमेटी चुनाव भी खत्म कर दिया, इधर यूनियन नहीं है उधर वर्क्स कमेटी होगा, इधर यूनियन है, एक यूनियन को 51% नहीं तो वही पूरा वर्क्स कमेटी को नॉमिनेट करेगा। आज वर्कर को एक अधिकार है, वर्कर के पास जाके आपको वोट कैनवास करना पड़ेगा, वर्कर आपसे 100 सवाल पूछेगा, आपने ये काम नहीं किया, वो काम नहीं किया, देयर इज एन अकाउंटेबिलिटी। उस अकाउंटेबिलिटी को खत्म कर दिया। इस यूनियन को 51% है, वो 10 वर्क्स कमेटी को नॉमिनेट कर सकता है। ठीक है, 51 का नीचे है तो कितना आपका मेंबरशिप है? 10 वर्क्स कमेटी में मान लिया आपको 40% है, अब 4 वर्क्स कमेटी को नॉमिनेट कर सकता है। ये सब तमाशा हो गया ना। वर्कर का एक अधिकार है, हम डेमोक्रेसी में वोट करके हमारा रिप्रेजेंटेटिव को हम चुनाव में इलेक्ट करेगा, खत्म कर दिया। शेड्यूल भी 3 साल तक, रिकॉग्निशन भी 3 साल ही रहेगा। एक दफा रिकॉग्नाइज हो गया तो 50 साल रिकॉग्नाइज नहीं है, रिकॉग्निशन इज ओनली फॉर 3 इयर्स। वर्क्स कमेटी का भी शेड्यूल कोई यूनियन नॉमिनेट करता है तो दोनों बराबर ही चलते। ऐसा कॉमरेड बहुत विषय है, अभी हमको भी उसमें स्टडी करने का बहुत
मोस्ट डेंजरस क्या है? अभी कल हम जा रहा है DRDO टाउनशिप मीटिंग रखा है। 5 लैब है, और आपको मालूम पूरा हिंदुस्तान में 32 लैब्स। अभी तक कोई इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री होने के नाते लोगों को ट्रेड यूनियन का अधिकार, बस कमेटी का अधिकार, स्ट्राइक करने का अधिकार, लेबर कोर्ट में आके लेबर कमिश्नर के पास जाके डिस्प्यूट रेज करने का अधिकार है। खत्म। IR कोड में डिफेंस रिलेटेड एक्टिविटीज, एटॉमिक एनर्जी रिलेटेड एक्टिविटीज, स्पेस रिलेटेड एक्टिविटीज मतलब ISR, इस तीनों इंडस्ट्री अभी नया IR कोड का अनुसार इंडस्ट्री का डेफिनेशन में नहीं आएगा। उसका मतलब 50-60 ईयर्स से उधर ट्रेड यूनियन चला रहा है, वो अभी नया लेबर कोड में खत्म। तो उसको क्या है, उनको किधर जाएगा, उनका इश्यूज किधर रिप्रेजेंट करेगा, किधर राइज करेगा, प्रोटेस्ट करने का अधिकार किधर है। तो आज डिफेंस रिसर्च बोला, कल बोलेगा डिफेंस रिलेटेड एक्टिविटीज। तो आप भी कर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भी कर MBS भी कर, अभी डिफेंस रिसर्च रिलेटेड रखा, कल बोलेगा डिफेंस रिलेटेड। डिफेंस रिलेटेड भी सब डिफेंस रिलेटेड है, तो फिर क्या होगा? Everybody is thinking about this seriously. And आपको यह विषय मालूम होना चाहिए, अभी तो कानून का नाम क्या है? ट्रेड यूनियन एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट लेबर अबॉलिशन एंड रेगुलेशन एक्ट। अभी क्या है? कोड, IR कोड, OSH कोड, सोशल सिक्योरिटी कोड, वेजेस कोड। क्या अंदर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एक्ट एंड ए कोड? तो नौजवान लोग साथी है, आपको ये कारण फ्यूचर का लीडर हो गए। हम लोग का डेज आर काउंटेड, हम लोग भी कितना साल आपके साथ रहेंगे कुछ काम कर सकता है, आप लोग को ये सब सीखना पड़ेगा। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कोड एंड एक्ट। एक्ट में क्या है? सरकार को कोई भी परिवर्तन करना है तो पार्लियामेंट में जाना पड़ेगा, बिकॉज इट इज एन एक्ट पास्ड बाय द पार्लियामेंट। अभी मोदी साहब का सरकार उसको भी खत्म कर दिया। कोड में क्या है? अभी इस कोड का अंदर कोई भी अमेंडमेंट करना है, परिवर्तन करना है, उनको पार्लियामेंट में जाने का कोई जरूरत नहीं, कैबिनेट को पूरा पावर है। आज एक दिन सुबह उठ के बताएगा ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम्स कर रहा है डिफेंस कर्मचारी, तो डिफेंस रिसर्च रिलेटेड क्यों? रिसर्च को निकालो, पूरा लिखो डिफेंस रिलेटेड एक्टिविटीज इंडस्ट्री में नहीं है, रेलवे रिलेटेड एक्टिविटीज इंडस्ट्री में नहीं आएगा। तो क्या इंडस्ट्री में है? इंडस्ट्री नहीं तो फिर ट्रेड यूनियन किधर रहेगा? आप सब वर्कमैन, प्रोटेक्शन है आपको, बिकॉज यू आर वर्किंग इन एन इंडस्ट्री, इसीलिए आप वर्कमैन। तो इंडस्ट्री ही नहीं तो फिर आप वर्कमैन का डेफिनेशन में कैसे है? सो इसलिए कॉमरेड्स, हमको भी अभी बहुत स्टडी करना है, हम पूरा नहीं स्टडी करने का। अभी तो रूल आ गया, पहले तो कोड आ गया, नवंबर 21 को उन्होंने कोडिफाई कर दिया, गैजेट पब्लिश कर दिया। उसको लागू करने का रूल अभी वेबसाइट में है, लेबर मिनिस्ट्री का वेबसाइट में पब्लिश हो। 30 दिन का समय था, पब्लिक को कुछ बोलना है तो बोलो, बोलने के बाद भी क्या सरकार सुनेगा? वो बोलेगा सबका विचार आ गया, हमने स्टडी किया, हमने रूल को लागू कर दिया। सो कॉमरेड्स, there is going to be a very serious and dangerous situation in the country with regard to these 4 labor codes.
तो इसीलिए सभी सेंट्रल ट्रेड यूनियंस ने मिलकर अभी 12 फरवरी को एक दिन का हड़ताल का निर्णय लिया। तो एआईडीएफ का नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी का बैठक था, हम लोग को भी इसमें ज्यादा नुकसान है, तो 12 का हड़ताल में हम लोग को भी पार्टिसिपेट करना है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है हमारे लिए, कारण हमको अभी पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में रखा। पब्लिक यूटिलिटी सर्विस है तो आपको 6 हफ्ते का नोटिस देना पड़ेगा। हमारा रेगुलेशन रूल का अनुसार हमको स्ट्राइक वारंट देना पड़ेगा। बिना स्ट्राइक वारंट हम स्ट्राइक नोटिस इश्यू नहीं कर सकता। 6 हफ्ते का टाइम है तो फिर हमको जनवरी 1 तारीख हड़ताल का नोटिस इश्यू करना पड़ेगा, नहीं तो इलीगल स्ट्राइक हो जाएगा। तो बिना स्ट्राइक वारंट हम स्ट्राइक नोटिस इश्यू नहीं कर सकता। सो ये सब फेडरेशन का नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने विस्तार में डिस्कस किया। उसके बाद निर्णय हुआ इस आंदोलन में ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन शामिल रहेगा। उस दिन 12 तारीख हम 1 घंटा फैक्ट्री गेट के सामने डेमोन्स्ट्रेशन करके 1 घंटा लेट मार्किंग करके ड्यूटी में जाएंगे। उसका पहले का 3 दिन 9, 10, 11 तीनों दिन फैक्ट्री का गेट के सामने डेमोन्स्ट्रेशन होगा, ब्लैक बैज होगा सब। तो आपको भी उसमें पार्टिसिपेट करना है, हम लोग का भविष्य का सवाल है। फिर अंतिम में कवरेज 8वां पे सरकार ने 24 दिसंबर में पार्लियामेंट में जवाब दिया, अभी कोई पे कमीशन का बैठक नहीं हुआ। There will not be any pay commission, राइटिंग में। लेकिन 2025 जनवरी 16 तारीख मकर संक्रांति का बाद सरकार ने अनाउंस किया 6ठे पे कमीशन, 8वां पे कमीशन हो जाए। कारण क्या है? दिल्ली का चुनाव, अरविंद केजरीवाल को निकालना है, बीजेपी को पावर में आना है। उनका तो मिशनरी है, उन्होंने सोचा दिल्ली का वोटर्स कौन है, दिल्ली में 50% का वोटर्स ऊपर सरकार का विचार पेंशन है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और दिल्ली का 4 लाख स्टेट गवर्नमेंट और म्युनिसिपैलिटी कर्मचारी सब 8वां पे कमीशन का अंदर ही आता है। ठीक है, हम लोग का भी डिमांड था, हम लोग भी स्वागत किया। उसका बाद 10 महीने चले, करप्शन हो गया, दिल्ली का गवर्नमेंट आ गया उनका, और उसको क्या लेना देना। 10 महीने कुछ भी नहीं किया, हम लोग ने प्रोटेस्ट किया, विरोध किया, सब किया, कुछ नहीं। फिर नवंबर 3 तारीख बिहार इलेक्शन का 1 हफ्ते पहले नोटिफाई किया, चेयरमैन कौन है, मेंबर कौन है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या है। लेकिन टर्म्स ऑफ रेफरेंस में भी आपका ऊपर बहुत अन्याय है। टर्म्स ऑफ रेफरेंस में हम लोग ने बोला कि एनपीएस यूपीएस को खत्म करके पुराना नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन को वापस करने का डिमांड भी पे कमीशन का टर्म्स ऑफ रेफरेंस में होना चाहिए। नहीं, 69 लाख पेंशनर, मतलब श्री कुमार राइगर, मल्लेश्वर, पुराना मल्लेश्वर है, हम लोग सब रिटायर्ड। अभी हम लोग को पे कमीशन में कोई बेनिफिट नहीं। ये 69 लाख में 50% तो एक्स सर्विसमैन, इस देश के लिए उसका हाथ टूटा, लेग टूटा, डिसेबल्ड पेंशन उनको मिल रहा है। 69 लाख पेंशनर, फैमिली पेंशनर को पे कमीशन से आउट कर। फिर हम 4 पे कमीशन से ये सब काम है, डॉक्यूमेंटेशन में, मेमोरेंडम में, क्वेश्चनर में, ओरल एविडेंस में। हम 3rd पे कमीशन में नौकरी में आए 1979 में। उसके बाद 4 पे कमीशन में एआईडीएफ का एक सिपाही होने का वजह से ये सब में हम इन्वॉल्व। ठीक है, सभी पे कमीशन में ये लिखता है सरकार का इकोनॉमी कंडीशन देखो, सरकार का पेइंग कैपेसिटी देखो, सरकार को देश में डेवलपमेंट के लिए पैसा चाहिए, जनता का वेलफेयर के लिए पैसा चाहिए, ये सब मन में रख के ही पे कमीशन का सिफारिश होना चाहिए।
लेकिन पिछले 4 पे कमीशन 4th 5th 6th उस पे और एक सेंटेंस हमेशा रहता है। वो क्या है? ये सब देखो, सरकार का पास कितना पैसा है, सरकार का इनकम कितना है, सरकार को बाकी काम के लिए पैसा चाहिए, वो सब देखो। लेकिन उसका साथ साथ एम्प्लॉइज का भी एक्सपेक्टेशन क्या है वो भी स्टडी कर। तो हमारा एक एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगा। 10 साल में एक दफा हमारा तनख्वाह परिवर्तन होता है, एम्प्लॉइज का स्ट्रेंथ कम हो रहा है, एक एम्प्लॉई अभी आज 2 एम्प्लॉई का काम कर रहा है, हमारा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। वो एक्सपेक्टेशन को टर्म्स ऑफ रेफरेंस से निकाल। ये परिस्थिति है। अभी 18 महीने का समय दिया, 2 महीना का था, अभी 16 महीने ही बाकी है। उसको ऑफिस अभी तक अलर्ट नहीं हुआ, अभी कुछ बोल रहा है कोई ऑफिस उनको अलर्ट किया, तो अभी तक कोई कंफर्म न्यूज नहीं। तो ऑफिस अलर्ट होगा तो भी वो बैठना है, उनको 50 स्टाफ का मिनिमम चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, प्रिंटर चाहिए, वाईफाई चाहिए, ये सब अभी कितना दिन लगेगा। अभी साथियों, हमेशा पे कमीशन में 2 मेमोरेंडम आता है। एक तो नेशनल काउंसिल जेसीएफ स्टाफ साइड की तरफ से एक कॉमन मेमोरेंडम, मिनिमम पे कितना होना चाहिए, फिटमेंट फैक्टर कितना होना चाहिए, रेट ऑफ इंक्रीमेंट कितना होना चाहिए, प्रमोशन में पे फिक्सेशन क्या होना चाहिए, प्रमोशन पॉलिसी क्या होना है, एमएससीपी कैसे देना है, क्या क्या पे स्केल को मर्ज करना है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में क्या मिलना पड़ेगा, छुट्टी में क्या क्या परिवर्तन करना है, मेडिकल सिस्टम में क्या क्या चेंज करना है। ऐसा बहुत इश्यूज, कॉमन इश्यूज है, सब सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का है। वो नेशनल काउंसिल जेसीएफ की तरफ से मेमोरेंडम पे कमीशन को जाएगा। उसका बाद रेलवे अलग, डिफेंस अलग, पोस्टल अलग, इनकम टैक्स अलग, उनका कर्मचारी का इश्यूज क्या है वो भी पे कमीशन की तरफ से जाएगा, उनका फर्स्ट जाएगा। तो अभी नेशनल काउंसिल जेसीएफ में एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाया, उसमें आप भी है, हमारा जॉइंट सेक्रेटरी रेड्डी साहब भी है, हम दोनों हैं। तो हमारा प्रेसिडेंट भी बीच बीच में आके उसमें काम करेगा, एडवाइस करेगा। अरे उसके लिए एआईडीएफ की तरफ से कुछ बनाना है, हम लोग ने कुछ बनाया। ऑफिस पेरेंट्स का मीटिंग किया, डिस्कस किया, मिनिमम तनख्वाह कितना होना है, इसी का ऊपर ही सब डिपेंडेंट है। आज आपको मालूम है जनवरी 1 तारीख हो गया, अभी तक तो कितना इंफॉर्मेशन है, 2% डीए मिलेगा जनवरी 1 तारीख। तो मतलब डीए विल बिकम 60%। आज मिनिमम बेसिक पे है 18,000, 60% डीए मतलब 10,800 रुपये। So minimum pay as on 1/1/2026 will be 28,800. इस 28,800 कितना होना है? Whether it should be 35,000, whether it should be 40,000, whether it should be 45,000, whether it should be 50,000. ये तो ऐसा हमको 50,000 चाहिए ऐसा बोलने में नहीं होगा, उसके लिए कुछ फार्मूला है, लेकिन वो फार्मूला को हम लोग अभी चैलेंज कर रहा है। फार्मूला क्या है? फैमिली का मतलब 3 मेंबर, हस्बैंड वाइफ, 14 उम्र का नीचे का 2 चिल्ड्रन, 3 यूनिट। अब 14 उम्र का बाद फिर बच्चा किधर जाएगा? सरकार तो बोल रहा है 25 उम्र तक बच्चा आपका डिपेंडेंट है मेडिकल के लिए, टीसी के लिए, तो फिर उसको भी 1 यूनिट ट्रीट करना है ना, उसको 0.6 यूनिट ट्रीट करना है, वो भी लेडीज को 0.8 यूनिट। बोलता है जेंट्स के लिए 2,700 कैलोरी खाना चाहिए, लेडीज को उतना कोई जरूरत नहीं, उनको 2,300 चलेगा, इसलिए उसको 0.8 यूनिट। बच्चा 14 के बाद वो किधर भी जाएगा, आपका कोई लेना देना नहीं, इसलिए उसको 0.6 सब मिलकर 3 यूनिट। अब पिताजी को कौन देखेगा, माताजी को कौन देखेगा? पहले ठीक है, हमारे देश में मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी था, हाँ हमारा पिताजी को, हमारा माताजी को टेक केयर करना हमारा जिम्मेदारी है, लेकिन अभी
मॉडल नहीं है। पार्लियामेंट में एक अलग कानून पास हो चुका है, सीनियर सिटीजन प्रोटेक्शन एक्ट और पेरेंट्स प्रोटेक्शन एक्ट। आप आपका पेरेंट्स को टेक केयर नहीं करेगा, वो सीधा आपके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को कंप्लेंट करेगा, आपका तनख्वाह से 10,000 रुपया रिकवरी करके उसको देगा। सो नाउ इट्स अ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ द पेरेंट्स। सो उसका मतलब फैमिली का डेफिनेशन में मिनिमम 5 यूनिट तो चाहिए ना। 3 यूनिट का जगह में 5 यूनिट होना चाहिए। फिर खाना में बहुत आइटम्स इंक्लूडेड नहीं है, नमक तक खाना का लिस्ट में नहीं है। आप बिल्कुल करेगा, चावल है, गेहूं है, बीज है, राइस है, ऑयल है, वेजिटेबल है, फ्रूट्स है, अंडा है, मीट है, दूध है, सब है, लेकिन नमक नहीं है, हॉर्लिक्स नहीं है, कॉफी नहीं है, टी नहीं है, ये भी खाना का आइटम है। ऐसा बहुत आइटम एक्सक्लूडेड है, तो उसको इंक्लूड करना पड़ेगा करके हमको पेंट करना। कपड़ा बोल रहा है आपको सब, ये 3 फैमिली मेंबर को 5.5 यार्ड, मीटर भी नहीं है, 5.5 यार्ड। अरे कपड़ा देने में क्या हम सन्यासी है? ऐसा ही कपड़ा पहन के घूमने, उसको टेलरिंग का पैसा कौन देगा? सिलाई तो करना पड़ेगा ना। अब बिल्डिंग नहीं करेगा, अंडर गारमेंट्स उसमें नहीं है, बिना अंडर गारमेंट कोई जा सकता है, वो भी नहीं। टॉवल नहीं है, हैंडकरचीफ नहीं है, बेडशीट नहीं है, पिलो कवर नहीं है, पिलो नहीं है, 5.5 यार्ड, तो उसको चैलेंज करना पड़ेगा। फिर ये सबका अलावा आज आपका सैलरी में 10% से 15% आपका टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स के लिए खर्चा करना पड़ेगा। बिना इंटरनेट आप काम कर सकता है? सरकार खुद बोल रहा है ना, सब ऑनलाइन, नो कैश ट्रांसैक्शन, जीपे, डीपे ऐसा ही पेमेंट करना। बर्थ सर्टिफिकेट से लेके डेथ सर्टिफिकेट तक ऑनलाइन। तो ऑनलाइन के लिए हमारे पास लैपटॉप होना चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए, एंड्रॉइड मोबाइल होना चाहिए, उसका कनेक्टिविटी होना चाहिए, उसका पेमेंट कौन करेगा? ये सब हमारा सैलरी का कैलकुलेशन में इंक्लूडेड नहीं था। सो ऑल दिस इश्यूज हम लोग ने बहुत रिसर्च करके डॉक्यूमेंट में रखा। फिर हम लोग बोल रहा है कुछ पे स्केल को मर्ज कर, एमएसपी में इतना नुकसान क्यों? स्किल्ड में 10 साल है तो उसको HS2 का पे स्केल नहीं मिलेगा, बीच में एक 2000 ग्रेड पे का वही हो सकता था, तो मर्ज कर 24 के बाद NIE NGO सब 42 में जाता है। हमारा इंडस्ट्रियल वर्कर को बीच में 2800 क्यों होता है? उसको खत्म करो। सर्विस में 5 प्रमोशन गारंटी करो, 5 MSc उसी प्रमोशन पोस्ट में गारंटी करो। हमारा रेट ऑफ इंक्रीमेंट आज 3% है, उसको 5% करो। प्रमोशन का समय मिनिमम 2 इंक्रीमेंट दे दो। चिल्ड्रन एजुकेशन 12 क्लास तक है, 12 का बाद 12 पढ़ने में किसी को नौकरी मिलता हमारा देश में, तो उसको मिनिमम पोस्ट ग्रेजुएशन, प्रोफेशनल कोर्स, बीटेक, एमटेक, MBBS, MBA ये सब पढ़ने तक उसको पेमेंट, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी मिलना है। तो ये सब बहुत विषय है। छुट्टी में 300 डेज का बाद क्यों हमारा लीव लैप्स होगा, उसको और इंक्रीज करो। बहुत स्टेट गवर्नमेंट में सर्विस में बहुत लीव एनकैश कर सकता है, हमारा केवल 60 डेज होगी, NTC जाने का समय एनकैश कर सकता है, तो उसका भी परिवर्तन करो। NTC में सबको फ्लाइट एंटरटेनमेंट करो। तो ऐसा बहुत विषय, ये सब हम लोग ने डिस्कस किया। हमारा फेडरेशन का ऑफिस बैलेंस ने बहुत सजेशंस किया, उस सब हम इनकॉर्पोरेट करके हम लोग भेजेगा नेशनल काउंसिल JCM का सेक्रेटरी, हम भी भेजेगा, रेलवे भी भेजेगा उनको, पोस्टल भी भेजेगा, इनकम टैक्स भी भेजेगा, सब लोग भेजेगा।
उसका बाद ड्राफ्टिंग कमेटी बैठ के ये सभी का पढ़ने के बाद एक कॉमन मेमोरेंडम जाएगा। वो फाइनल होने के बाद फिर एडीएफ बैठ के डिफेंस कर्मचारी का इश्यूज क्या है, उनका रिस्क अलाउंस का इश्यूज है, उनका इंटरग्रेड रेशियो का इश्यू है, उनका कैडर रिव्यू का इश्यूज है, बहुत इश्यूज है। वो तो हमारा मेमोरेंडम में इंक्लूड करेगा। आपको भी प्रपोजल दे सकता फेडरेशन को। हमने बार बार फेडरेशन का बुलेटिन में पब्लिश कर रहा, सभी एफिलिएटेड यूनियन पे कमीशन के साथ क्या क्या रखना है आप लोग का विचार दे दो करके हम बार बार लिख रहा है। आप भी को यूनियन को बोलो, यूनियन को दे दो। सो देयरफॉर कॉमरेड्स, हम लोग का सामने 2026 देयर आर मेनी चैलेंजेस। वो तीनों इश्यू इस 26 में कुछ इम्पैक्ट होगा। एक तो आपका अब्सॉर्प्शन, आपको सरकार कर्मचारी में रहना है, उसका आंदोलन, ये लेबर कोड का खिलाफ में आपको फाइट करना है, उसका आंदोलन, 8वां पे कमीशन में कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट मिलने के लिए संघर्ष करना है। और आपका 1000 डिपार्टमेंटल इश्यूज है। लक्ष्मण ने बताया लेबर वर्कर का चार्जमेंट, इधर का रिटायर्ड एम्प्लॉय से पैसा रिकवरी कर रहा है, उसको लेके झगड़ा, आपका दरबान, एमटीएस, इन सबको लेबर में कन्वर्ट करना है। ये सब हमारा बहुत इश्यूज है। वो लड़ाई तो चलेगा, वो लड़ाई तो कंटिन्यूअस लड़ाई, डे टू डे इश्यूज है, उसका ऊपर तो लड़ाई चलेगा। लेकिन ये 3 इश्यू है ना, आपका सर्विस बचाने का लड़ाई, ये लेबर कोड को स्क्रैप करके उसका जगह में पुराना ही लेबर लॉस को वापस लेके आने का, एनपीएस यूपीएस का खिलाफ का लड़ाई, 8वां पे कमीशन में जस्टिस मिलने का लड़ाई, ये सब 26 में आप सबको जोर से करना होगा। उसके लिए ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन हमेशा फोरफ्रंट में रहे। इसीलिए हम एआईटीएफ का नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी की तरफ से आप सभी को अपील करना चाहता हूं, आप लाल झंडे को मजबूत करो, लड़ाकू यूनियन को, लड़ाकू फेडरेशन को मजबूत करो। बिना यूनिटी, बिना ताकत, इतना स्ट्रॉन्ग सरकार का खिलाफ में आप आंदोलन नहीं कर सकता। यू हैव टू इंप्रूव योर स्ट्रेंथ, यू हैव टू स्ट्रेंथन योर यूनिटी, यू हैव टू इंक्रीज योर फाइटिंग कैरेक्टर। आपको वर्कर को एजुकेट करना है, आपको वर्कर को मोबिलाइज करना है, वर्कर को इकट्ठा करके आंदोलन का रास्ता आपको बनाना पड़ेगा। हम एआईटीएफ की तरफ से आपको एश्योरेंस कर रहा हूं, इस सभी लड़ाई में एआईटीएफ आपका साथ रहेंगे। इतना बोल के आप सबको नमस्कार, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आप लोगों को बहुत अच्छा समझ रहे हैं, मैं समझ रहे, क्योंकि साहब ने छोटा बचत समझाया, ऐसा समझाया जो ऑब्जेक्शन कमेटी का बारे में बताया, अपन क्या करना गवर्नमेंट में रहने के लिए, और एक पे कमीशन के बारे में बताया, और कार लेबर के बारे में भी, जहां तक मजदूर के साथ खड़े किया उनका बताया। साहब को